मेरा देवर रोज मेरे पास आता और मुझे कहता कि भाभी आओ एक गेम खेलते हैं। मैं आपके हाथ में कुछ पकड़ाऊंगा, अगर आपने पहचान लिया तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा और अगर आप हार गए तो आप मुझे दोगे। हमने गेम खेलना शुरू किया। मेरे देवर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर मेरे हाथों में एक चीज थमा दी। जब मैंने उसे छूकर देखा तो बहुत नरम और लचीला था, उस पर काफी बाल भी थे। मैंने घबराकर जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई, मैं तो देखकर हैरान ही रह गई, क्योंकि ये तो। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना है। कुछ समय पहले की बात है। मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई जिसका असर मेरी पूरी जिंदगी पर पड़ा। रात का वक्त था जब माँ ने मेरे कमरे से किसी अनजान शख्स को बाहर निकलते हुए देखा। माँ ने उसी समय जाकर पापा को सब कुछ बता दिया कि इतनी रात को मेरे कमरे से कोई आदमी बाहर गया है। शायद अगर कोई और माता पिता होते तो वो भी यही समझते जो मेरे माँ बाप ने समझा। उन्हें लगा कि माँ मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मैंने उस आदमी को अपने घर बुलाया है, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बहुत ही चैन से सो रही थी, ना जाने वो कौन था और क्या करने आया था यहाँ पर। उसकी सिर्फ एक आवाजाही ने मेरी जिंदगी पलट कर रख दी। मेरे माँ बाप ने तो मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि क्या मैं उसे जानती हूँ या वो यहाँ क्या कर रहा था। यहाँ पर उन्होंने बस अपना फैसला सुना दिया था। कहने लगे कि तेरा आशिक था, पर क्योंकि मैं तो ऐसे किसी को जानती ही नहीं थी और ना ही मैंने किसी को बुलाया, मैं तो समझ गई थी कि वो कोई चोर था जो चोरी करने आया था और सामान ना मिलने पर बिना कुछ लिए ही चला गया। उसका तो कुछ गया नहीं, पर मुझे मेरे बाप ने बेशर्म घोषित कर दिया था। बाहर से शोर आ रहा था। शायद पापा मम्मी उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। घर का शोर सुनकर जब मैं बाहर आई तो इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पापा मम्मी ने मुझे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने। कहने लगे तेरा ही बुलाया हुआ आशिक होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वो कुछ चुरा कर क्यों नहीं लेके गया। मैंने बाद में उन्हें बहुत सफाई दी, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने शायद सोच लिया था कि वो मेरी शादी करा देंगे। मेरी एक पड़ोस में आंटी रहती थी, उनका हमसे घर जैसा ही संबंध था। मम्मी ने उन्हें सब बताया। वो मेरे पास भी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने उन्हें कहा कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है जो माँ पापा सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन था और यहाँ क्यों आया था। आंटी ने मम्मी पापा को समझाया भी कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये बहुत छोटी है, अभी कम से कम इसकी बात का भरोसा करो, तुम्हारी बेटी है ये। लेकिन मम्मी पापा थे कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आंटी कहने लगी कि इतनी कम उम्र में तुम इसकी शादी कैसे कर दोगे, पर पापा मम्मी कह रहे थे कि हमने अपनी आंखों से उस लड़के को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा है। इससे पहले कि कोई गुल खिला दे, हमें इसकी शादी करके इसके घर विदा कर देना है। वो दोनों तो जैसे मान ही चुके थे कि उनकी बेटी का कैरेक्टर खराब है, लेकिन जो जैसी भी गलतफहमी थी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी ना। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरे बाप मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मुझसे आराम से बात कर सकते थे, सच जानने की कोशिश कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो देखा उसे सच मान लिया। पता नहीं आज मम्मी पापा किस तरीके की बातें कर रहे थे मेरे बारे में। मुझे खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो दोनों इतने नाराज थे कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं उसे अपने घर बुलाती, जबकि मैं जानती थी कि मेरे पापा मम्मी बाहर ही सोते हैं। पर गुस्से के आगे कभी किसी का वश नहीं चलता और गुस्से में किया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। लेकिन अभी वो दोनों किसी भी बात को सुनने और समझने की हालत में नहीं थे। जो भी पहला रिश्ता आया उन्होंने उसी को हाँ कह दिया। मेरी शादी में महीने भर के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी करा दी। अब जिस घर में मेरी शादी हो रही थी वो घर हमारे मोहल्ले का ही था। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरे देवर, मेरे पति और ननद रहती थी। हमारी बिरादरी से छोटी कास्ट के लोग थे ये। जहां ये लोग रहते थे उसी की थोड़ी दूरी पर मेरी एक सहेली भी रहती थी। जब उसे पता चला कि मेरी शादी यहाँ से हुई है, यहाँ तय हुई है, तो उसने मुझे बताया कि तुम किन लोगों में शादी कर रही हो। तुम्हारी सास बहुत ही अजीब है। मोहल्ले में किसी की भी शादी होती है वहां नाचने गाने चली जाती है, चाहे उन्हें बुलाया हो या नहीं। तुम्हारा जो देवर है वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करता है और ननद तो मोहल्ले भर के लड़कों को फंसा कर रख रखा है। दिन रात उनके घर से गाना बजाने की आवाजें आती रहती हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे घर में शादी करके।
ना माँ को बच्चों से मतलब है, ना बच्चों को माँ से। सब अपने में मग्न रहते हैं वहां। अब मैं अपनी सहेली को क्या ही बोलती कि जिंदगी तो मेरे माँ बाप ने बर्बाद ही कर दी है। उन्होंने तो मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। मेरी सहेली कहने लगी कि उस घर में किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं। हालांकि मेरे पति के बारे में मेरी सहेली ने कुछ भी खराब नहीं कहा था। जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई और शादी कर कर मैं अपने ससुराल चली गई। सोच लिया था कि आज के बाद अपने माँ बाप के घर कभी नहीं आऊंगी। जब ससुराल पहुंची तो मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप ज्यादा खर्च करना चाहते थे मेरी शादी में, और ना ही मेरे पति के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी शादी में इतना खर्चा कर सके। तो दोनों की रजामंदी से मेरी शादी बहुत ही मामूली तरीके से हो गई। मैं अपने घर में 2 भाइयों की बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह से हुई थी कि लग रहा था जैसे किसी की मौत हुई हो। ससुराल पहुंचने के बाद अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी मैं, और वहां कुछ अजीब हुआ। अचानक दरवाजा खोलकर मेरा देवर अंदर चला आया और मुझसे पूछने लगा कि भाभी आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तो कहने लगा कि आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, लेकिन सोना मैं चाहता हूँ आपके साथ। मैं उसी समय बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैंने उसे कहा कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हो? तो कहने लगा कि अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भला क्यों सोने के लिए आऊंगा? मेरा इन फालतू की चीजों में ध्यान नहीं है। मैं उसकी बातें सुनकर सोच रही थी कि किस तरीके की बेवकूफ भरी बातें कर रहा है मुझसे। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि भाई को आने में कुछ देर हो जाएगी। बोलने लगा कि ज्यादा बोर हो रहे हो तो मैं आपके साथ यहीं पर बैठकर आपसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। आखिर आपको इसी घर में रहना है तो हमारी भी जान पहचान हो जाएगी। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी और साथ ही साथ डर भी लग रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। नींद तो मुझे क्या ही आ रही थी, अनजान घर, अनजान लोग और ऊपर से मेरे देवर की इस तरीके की बातें। बहुत डर गई थी मैं। सोच रही थी कि वो कहने लगा भाभी मुझे रहने दो ना, यहाँ पर थोड़ी देर बात कर लूंगा आपसे, बहुत मन कर रहा है मेरा आपसे बातें करने का। वैसे भी हमारा रिश्ता देवर और भाभी का है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तुमसे कल बात करूंगी, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थकी हुई हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। मेरा इतना बोलने पर वो कमरे से बाहर चला गया। आज मुझे अपनी सहेली की बातें याद आ रही थी। आज मुझे महसूस हुआ था कि ये परिवार कुछ अलग और अजीब है, लेकिन क्या ही कर सकती थी मैं। जब मेरे माँ बाप ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो किसी और से मैं क्या ही उम्मीद करती। लगभग 2-3 घंटे बाद मेरे पति अंदर आए। नींद तो मुझे कहाँ ही आने वाली थी, बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। अंदर आने के बाद मेरे पति ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और उस रात हमारे बीच को वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मेरे पति मुझे अच्छे लगे थे, उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे मैं असहज हो जाती। वो मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे और आज हमारे बीच की एक खूबसूरत रात थी। मेरी शादी की शुरुआत उसी तरीके से हुई जिस तरीके से हर लड़की की होती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई और सबके लिए नाश्ता बनाया। लेकिन सुबह सबके उठने के बाद उनकी हरकतों को जब मैं ध्यान दे रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी सहेली सही कह रही थी कि बहुत अजीब लोग हैं ये। मेरी सास बड़ी ही अजीब तरीके के कपड़े पहनती थी। मेरी सास की जो उम्र थी उस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, पर यहाँ के मंदिर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसमें किसी ने पूजा पाठ किया ही नहीं है। मेरी ननद बहुत ही बेढंगे कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह ही अच्छे से तैयार होकर बाहर घूमने निकल जाया करती थी। पहले दिन से ही घर के सारे काम का बोझ मेरे सर आ गया था। मेरी सास को जब मोहल्ले भर घूमने से फुर्सत मिलती तो वो घर में आकर बैठकर टीवी देखना शुरू कर देती थी या फिर रोमांटिक कहानियां पढ़ा करती थी। आप ही बताइए, मेरी सास की क्या ये सब करने की उम्र थी? अगर घर में कभी पूजा पाठ कर भी रही हूँ तब भी मेरी सास टीवी की आवाज कम नहीं करती थी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। मैं आपकी आंखें बंद कर दूंगा और आपको कुछ चीजें दूंगा, आपको पहचानना है कि वो क्या है। अगर आपने सही पहचाना तो मैं आपको 1000 दूंगा। पहले तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे इस तरीके की फालतू गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, जाओ यहाँ से। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए।
एक शाम जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे महीने का कुछ खर्चा दे दिया करें, मुझे बार बार आपसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। वो कहने लगे कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन महीने का खर्चा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्योंकि हमारी शादी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, और अगर वो भी कभी कम पड़ जाएं या तुम्हें कुछ नया लेना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं बार बार अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती थी। आखिर एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को पैसे दे। उन्होंने तो अभी से ही अपनी जिम्मेदारी से हाथ छुड़ा लिया था। अभी तो मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, भगवान जाने कैसे निकलेगी। एक दिन मेरा देवर फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी गेम खेलें। आज मैंने उसे कहा कि अच्छा बताओ क्या खेलना है और कैसे करना है, क्योंकि उसकी बातों से मुझे लगा था कि उसका दिमाग बच्चों वाला है तो कोई बच्चों जैसे ही गेम बताएगा। कहने लगा कि अब मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ और उसके बाद आपके हाथों में कुछ चीजें दूंगा, आपको बताना है कि वो क्या है। अगर आप ठीक बताती हैं तो मैं आपको 1000 दूंगा, और अगर आप हार जाती हैं तो आप मुझे 2000 देंगी। मैंने उसे नहीं बताया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसका भाई मुझे कोई खर्चा थोड़ी दे रहा था, पर मैंने इस उम्मीद में उसे हाँ कह दिया कि ठीक है, कि क्या पता मैं जीत ही जाऊं। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके बाद मेरे हाथों में एक चीज थमा दी। मैं उसे छू के देख रही थी तो वो बहुत गिलगिला सा लग रहा था मुझे, काफी बाल थे उस पर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या था। मैंने बहुत देर कोशिश की और आखिर में हार गई। जब आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं। मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या था, तो कहने लगा कि नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप शर्त तो हार गई हो तो आप मुझे 2000 दो। मैंने उसे कहा कि देखो अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जब आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो कहने लगा हाँ कोई बात नहीं, आपके पास जब भी आए तो आप मुझे दे देना, और वो कमरे से बाहर चला गया। 2 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मेरा देवर फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या आप वो गेम दोबारा खेलोगे? आज आप जीती तो मैं आपको 1500 दूंगा, और अगर आप हार गई तो आप मुझे 2000 दोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं एक और बार कोशिश करने को तैयार हूं। उसने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथों में वही चीज दोबारा थमा दी। उसको छूने पर मुझे वही एहसास हुआ जो पहली बार हुआ था, लेकिन मैं आज भी नहीं पहचान पाई और मैं हार गई। अब वो कहने लगा कि आप तो आज भी हार गई, अब आपके ऊपर मेरे 3000 हो गए। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे अभी तक भी नहीं है। तो कहने लगा कि आप परेशान मत हो, आपके पास जब भी पैसे आएंगे तो आप मुझे दे देना, और आप कौन सा यहाँ से भागी जा रही हैं। आज मैंने सोच लिया था कि आगे से मैं उसके साथ कोई गेम नहीं खेलूंगी, और साथ ही ये भी सोच लिया था कि जब भी पैसे आएंगे तो मैं उसके पैसे उसको दे भी दूंगी। आपको सही बताऊं तो मैं उन पैसों को इसलिए जीतना चाहती थी ताकि मैं जब घर जाऊं तो अपने भाइयों के लिए कुछ ले जा सकूं। जब भी मैं घर जाती थी तो खाली हाथ ही जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं होता था। और अब तो मेरे भाइयों का जन्मदिन भी आ रहा था, तो सोचा उनके लिए उनकी पसंद का कुछ दिला दूंगी, लेकिन मैं तो गेम हार गई, वो भी 2-2 बार। मेरी माँ और मेरे रिश्ते अब कुछ अच्छे होने लगे थे। वो मुझे समझाती थी कि ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे पति को अपना बनाया जा सकता है। साथ ही साथ वो मुझे हमेशा ये भी कहती थी कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, अपने पति पर भी नहीं। दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे। एक दिन मेरी ननद किचन में कुछ बना रही थी। पहली बार ही देखा था मैंने अपनी ननद को किचन में, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी घर के खाने की आदत थी नहीं। उन्हें तो हमेशा बाजार का ही खाना था। घर की रोटी सब्जी उन्हें कभी पसंद आती ही नहीं थी। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर तो थे नहीं कि हर रोज बाहर से खाना मंगा कर खा सके, पर मेरी ननद को जब भी कुछ खाना होता तो वो ऑर्डर कर देती थी, और कुछ देर बाद खाना दरवाजे के बाहर होता था। इतनी समझदार तो मैं थी कि उसको खाना कौन दे रहा है। पूरे मोहल्ले भर से तो दोस्ती कर रखी थी, यहाँ तक कि आसपास के होटल वाले लड़कों से भी उसकी दोस्ती थी, तो उसे सब कुछ जानते थे। और जब उसे कुछ खाना पीना होता था तो वो उन्हें ला दिया करते थे और आकर दरवाजे के बाहर रख देते थे। एक दिन मैं, मेरी ननद और मेरा देवर साथ बैठे थे। मैंने अपने देवर से कहा कि जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो वो गेम तुम अपनी बहन के साथ भी खेलो, बहुत मजा आएगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम ऐसा क्या पकड़ाते हो हाथ में।
मेरा इतना बोलना था कि मेरा देवर तुरंत बोला कि नहीं, मैं ये गेम अपनी बहन के साथ नहीं खेल सकता। मैंने कहा ऐसी क्या गेम है जो तुम अपनी भाभी के साथ खेल सकते हो पर बहन के साथ नहीं? तो उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने देवर को 2-3 बार कहा कि वो गेम अपनी बहन के साथ खेले तो उसने सिरे से मना कर दिया। ये बात मुझे बहुत अटपटी लगी। मैंने उसे कहा कि ये क्या तरीका हुआ? वो कहने लगा कि भाभी मुझे माफ करना, आगे से ये गेम मैं आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, पर आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। और वो वहां से चला गया। मेरी ननद ने मुझसे पूछा कि आप दोनों किस गेम के बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी बताइए। तो मैंने उसे उस गेम के बारे में सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि भाभी आप इससे थोड़ा दूर ही रहा करिए। बचपन में इसके सर पर गहरी चोट आई थी, तभी से इस तरीके की बातें और हरकतें करता है। कहने लगी कि मेरे भाई की बातों को दिल पर मत लगाना। मुझे तो लगा कि मेरी ननद मजाक कर रही है, क्योंकि अक्सर मैं भी अपने भाइयों को बोल दिया करती थी कि ये दोनों पागल हैं, हम इसे नाले में से उठा कर लाए हैं। तो मुझे लगा कि मेरी ननद भी इसी तरीके से अपने भाई के लिए बोल रही है, इसलिए मैंने इन सब बातों के बारे में दोबारा सोचा ही नहीं। एक दिन मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी। बताया था ना आपको कि मेरे भाइयों का बर्थडे आने वाला था। पति से पैसे मांगने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही थी, तो मैंने अपने देवर से कहा कि जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो वो गेम एक बार और खेलें। वो तो बहुत खुश हो गया, कहने लगा हाँ ठीक है भाभी, आज तो मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए आज की गेम तो मैं ही जीतूंगी। मेरे दिमाग में एक खुराफात आई। सोच रही थी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मैंने एक कपड़ा निकाला जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा था। अब मैंने अपने देवर से कहा कि लेकिन अगर आज मैं जीती तो तुम मुझे 5,000 दोगे, और अगर आज तुम जीते तो मैं तुम्हें 7,000 दूंगी। पता नहीं क्यों आज मैं अपने आप को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, चीटिंग जो करने वाली थी। मेरी बातें सुनकर आज तो मेरा देवर बहुत ज्यादा खुश हो गया। कहने लगा कि लगता है भैया ने आपको पैसे दिए हैं। मैंने कहा हाँ, अब से तुम्हारे भैया मुझे पैसे देने लगे हैं। अभी काफी रात हो गई थी। मैंने उसे कहा कि इस गेम को हम कल सुबह खेलेंगे। मेरा देवर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मेरे पति भी ऑफिस से आ गए। उनके आने के बाद मैंने उन्हें चाय नाश्ता दिया और रात के खाने की तैयारियों में लग गई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे देवर के साथ बातें करते हुए मेरा पूरा दिन निकल जाया करता है। तो वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देखने लगे, कहने लगे कि वो पागल है, उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने उन्हें कहा कि दोपहर में आपकी बहन भी यही कह रही थी कि वो पागल है, पर मुझे तो वो कहीं से पागल नहीं लगता। भला आप दोनों ऐसा क्यों बोलते हैं? पति की बातें सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि आप तो सिर्फ अपने भाई को पागल कह रहे हैं, पर मुझे तो लगता है कि आपका पूरा खानदान ही इस बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि कभी कभी मैं अपनी सास को भी देखती थी कि वो बैठे बैठे भगवान जाने किससे बातें करने लग जाती थी। बड़ी अजीब अजीब सवाल पूछने लगती थी। अपने पति के सामने हाँ में सिर हिलाया और वहां से मैं चली गई। मैंने उन्हें मेरे देवर और मेरे बीच लगी हुई शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि अपने भाइयों के जन्मदिन पर मैं उन्हें एक अच्छी वीडियो गेम गिफ्ट करूंगी। अपने देवर के साथ गेम खेलने से पहले मैंने एक बार जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पति से पैसे मांगे, पर वो कहने लगे कि जन्मदिन मनाना फालतू की चीजें हैं, क्यों इस पर इतने पैसे खर्च करने हैं, अगर अपने भाइयों को कुछ देना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज दे दो। लेकिन मैंने अपने भाइयों को वादा किया था कि मैं उनके लिए वीडियो गेम लेकर आऊंगी, तो मुझे लेकर जाना ही था। मैंने अपने पति से कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से चली गई। अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने देवर के साथ शर्त जीतना। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो छूने में बहुत नरम और लचीली है और उसके ऊपर थोड़े बाल भी हैं। वो चीज बहुत छोटी है, लेकिन क्या? बहुत देर सोचने के बाद भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। अब मैंने सोच लिया कि मुझे चिटिंग करके ही जीतना होगा। सुबह होने के बाद मैं और मेरा देवर वो गेम खेलने के लिए बैठे। मैंने अपने देवर के हाथ में एक चुन्नी थमा दी। मैंने कहा कि तुम मेरी आंखों को इसी से बंद करो। वो चुन्नी बहुत पतली थी, जिसमें से आर पार बहुत आसानी से दिख रहा था, पर वो चुन्नी मैंने जानबूझकर ढूंढी थी। बताया था ना आपको कि मैं चीटिंग करने वाली हूँ। अब जैसे ही उसने इस लचीली चीज को बाहर निकाला, मेरी तो मानो चीख ही निकल गई। मेरी चीख इतनी तेज निकली कि मैंने अपने देवर को धक्का दिया, अपने से दूर किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे थे तुम मेरे हाथ में क्या दे रहे हो?
तो कहने लगा कि भाभी मैं ये पकड़ कर लाया हूं, कुछ नहीं करता है। मैंने उसे समझाया कि अगर इसने मुझे काट लिया होता तो तुम्हें पता भी है मुझे कितने इंजेक्शन लगते। मुझे कहने लगा कि मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मैंने इसका नाम रॉकी रखा है। अब मुझे लग रहा था कि मेरे पति और मेरी ननद बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो पागल ही है। मेरी चीख की आवाज सुनकर मेरे पति, मेरी सास और मेरी ननद तीनों वहां पर आ गए। मेरी सास ने मेरे देवर के हाथ में उस गिनी पिग को देखकर सबसे पहले तो उसे 2 थप्पड़ लगाए और फिर कहा कि जहां से लेकर आए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ, तुम इसे घर में नहीं रख सकते, अगर इसने किसी को काट लिया होता तो। मेरे पति मुझे डांटने लगे, कहने लगे जब इतने दिनों से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये पागल है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुमसे मजाक कर रहे हैं। वो सच में पागल है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अभी मैंने उन तीनों को सारी सच्चाई बताई कि मेरा देवर क्या कर रहा था मेरे साथ। वो सब लोग मेरी बात को सुनकर हैरान रह गए। मेरी सास कहने लगी कि बचपन में इसे एक बार बहुत तेज बुखार हुआ था जो इसके सर पर चढ़ गया। उसके बाद हमने इसका बहुत इलाज कराया पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। कभी कभी तो ये बहुत गंदी और अजीब बातें करता है, इसलिए तुम्हें कहा था कि इससे दूर रहा करो। जानवरों के साथ इसको कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसलिए हर दूसरे दिन कोई ना कोई जानवर उठाकर घर में ले आता है। मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों थी जो तुम ये सब करने चली गई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने भाइयों को वादा किया है कि मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम्हें खर्चा देने से मना करा था, लेकिन अगर इतना जरूरी था तो तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। उस दिन भी जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे भाइयों का जन्मदिन है तो तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हें उन्हें कुछ गिफ्ट देना है। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें उस दिन ही पैसे दे देता। जो चीजें जरूरी हैं वो जरूरी हैं। आगे से कभी भी पैसे की जरूरत हो तो सीधा मुझसे आकर मांगना। मैंने अपने पति से माफी मांगी और कहा कि आगे से मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से मैंने अपने देवर से एक दूरी बना ली। मैं उससे ज्यादा कोई बात ही नहीं करती थी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी शादी जहां हुई थी उनकी हमारे खानदान से कोई बराबरी थी ही नहीं। बहुत ही अजीब अजीब तरीके की हरकतें करते थे वो लोग, और इसमें सारी गलती मेरे माँ बाप की थी, जिन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा ना करके अपनी आंखों देखी पर भरोसा किया। पर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जो ले लिया वो भी बिना सोचे समझे। हमेशा जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता, इसलिए किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले हर पहलू के बारे में सोचना जरूरी है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।